आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा वर्ब्स के बारे में होगा. इट्स नॉट गोना बी टू लॉन्ग, इट्स नॉट गोना बी दैट शॉर्ट कि आपको पूरी समझ आए. आप लोग अक्सर जब राइटिंग करते हैं या स्पीकिंग करते हैं, ये दो ख़ास मॉड्यूल्स हैं जिनके अंदर वर्ब्स का इस्तेमाल अगेन एंड अगेन होता है. ओके, रीडिंग या लिसनिंग, उसमें किसी हद तक वर्ब्स का भी इस्तेमाल होता ही होगा. जैसे कि आपने ध्यान से फॉर्म्स को तलाश करके या सुन के लिखना, व्हाटएवर द थिंग इज़. लेकिन कंपेयर्ड टू द राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स, उनके मुकाबले में उन दो मॉड्यूल्स में लिसनिंग और रीडिंग में कम इस्तेमाल है. क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग, इन दोनों में तो उनका इंतहा का, फ्रॉम द बिगिनिंग अनटिल द एंड, इनका इस्तेमाल ही इस्तेमाल है. और हमारे अक्सर मार्क्स या अक्सर जो प्रॉब्लम्स या अक्सर जो मिस्टेक्स होती हैं वो वर्ब्स को अच्छे तरीके से ना समझने की वजह से होती हैं. तो जब तक आपके वर्ब्स कंप्लीटली अच्छे नहीं होंगे, आप इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते रहेंगे. क्योंकि आपने जो भी बात किसी भी ज़माने के लिहाज से करनी है वो आपके वर्ब्स के ऊपर उनका इन्हिसार है, वो डिपेंडेंट है वर्ब्स के ऊपर. तो वर्ब्स ही एक ऐसी चीज़ हैं जो कि आप जो बात करना चाह रहे हैं किसी भी ज़माने को यूज़ करके वो शो करते हैं वर्ब्स. ठीक है ना. वर्ब्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी एक्शन वर्ब्स के ऊपर बात करते हैं. अदरवाइज़ जब आप ये बात करते हैं इज़, आर, एम, हैज़, हैव, ये सारे के सारे भी वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये एक्शन वर्ब्स नहीं. हमने स्पेसिफिकली एक्शन वर्ब्स के ऊपर बात करनी है जिनके डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं. ठीक हो गया. तो एक्शन वर्ब्स ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि एक्शन लफ्ज़ से ही आपको पता होना चाहिए कि एक्शन वर्ब का मतलब है कि ऐसा वर्ब जो कि कोई एक्शन शो करे. ठीक है. तो ऐसा वर्ब जो कि कोई एक्शन शो करे. अब एक्शन फिज़िकली हो सकता है, ठीक है ना, अक्सर, तो उसी को आप एक्शन वर्ब कहेंगे. ये क्लियर है आपको. अब आपने ये देखना है कि इसको 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है. ये जिस तरीके से हम कहते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. टेक्निकली स्पीकिंग या ओरिजिनली स्पीकिंग ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. आपके पास सबसे पहली जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं बेस फॉर्म, एक्चुअल फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म, एक्चुअल, द रियल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है ना. Why do you call that verb as a real form of the verb? That the rest of the two are made on the basis of that specific verb. If you don't have a base form, you will never have a second or third form of the verb. इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म होना ज़रूरी है सेकंड या थर्ड फॉर्म के होने के लिए. इसलिए जब आपको बेस फॉर्म ही की समझ नहीं होगी तो फिर तो कहानी पूरी है ना. अब दो चीज़ें होती हैं. एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, बड़े सिंपल से, कि जब उनके आप बेस फॉर्म की बात करो और उनके जब सेकंड और थर्ड फॉर्म को आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर आप सिर्फ ईडी का इजाफा करते हैं. जैसे वॉश. अब WASH, वॉश, ये बेस फॉर्म इन योर लोकल वे
you can call it like a first form of the verb wash. ठीक है, अब इसी wash के आपने जब सेकंड या थर्ड फॉर्म बनानी है तो उसके आखिर में आप फ़कत ed को ऐड करें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है washed, washed. The moment you remove ed, it will come back to its original shape, which is a base form. वो अपने असल शक्ल में वापस आ जाएगा. इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स. ये सिंपल होते हैं. इसकी निशानी क्या होती है जानने की? स्पेलिंग्स सेम रहते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी, सिर्फ और सिर्फ ed का इजाफा है. बाकी wash सेम होते हैं. सेकंड फॉर्म होती है आपके पास इर्रेगुलर वर्ब्स. इर्रेगुलर वर्ब्स में काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उसके अंदर जब आप बेस फॉर्म, जिसको आप इन योर लोकल टोंग यू कॉल ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो और सेकंड फॉर्म उसी बेस फॉर्म की और थर्ड फॉर्म उसी बेस फॉर्म की जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उन तीनों के जो स्पेलिंग्स हैं वो टोटली आपस में मुख्तलिफ होते हैं. ये बात आपने याद रखनी है कि हमने इंग्लिश वही बोलनी या सीखनी है जो इंग्लिश पीपल नेटिव बोलते हैं. तो जिस तरीके से वो किसी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, हमने तो उसी को फॉलो करना है ना. हमने अपने पेट से निकाल कर थोड़ी सेपरेट वर्ब्स बनाने हैं कि नहीं ये सेकंड फॉर्म क्यों है. मेक सेंस? तो ये आपको समझना ज़रूरी है. तो इर्रेगुलर वर्ब्स में आपको काइंड ऑफ सुनना पड़ता है कि हाउ द इंग्लिश पीपल यूजेस द सेकंड एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी इर्रेगुलर वर्ब. फॉर एग्जांपल rise, for example. So if they have to talk about by using a second or the third form of the word rise, so we are dependent in listening to the natives, that how do they express the second and the third form of the word of the verb rise in their speech. If they would be saying like rised, rised, we would have followed them. But since they don't use any form like that, so to whosoever you listen, they will always say rise. In the second form, they will say rose. Second form को क्या कहते हैं? Simple past. पहली फॉर्म को क्या कहते हैं? बेस फॉर्म, एक्चुअल. उसी से फिर सिंपल पास्ट बनती है. तो राइज की जो सेकंड फॉर्म जिसको कहते हैं सिंपल पास्ट, वो बनती है रोज. अब तीसरी फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल, और ये होगी रिजन. तो इंग्लिश पीपल राइज, रोज, रिजन इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं. तो हम इसको फॉलो करने के मोहताज हैं उनको. ठीक है, ये बात क्लियर है. तो हम अपने से कोई इनकी फॉर्म्स नहीं बना सकते. तो इर्रेगुलर वर्ब्स आपको समहाउ रटे भी लगाने ज़रूरी हैं. सबसे आसान इसका तरीका ये है कि आप उन्हीं वर्ब्स को अक्सर पढ़ें या रटा लगाएं समहाउ, या प्रैक्टिस करें जो आप समझते हैं कि बार बार मेरी स्पीच में यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, आप अगर टाइम ज़ाया करें उन वर्ब्स के ऊपर जो शाज़ो नज़र रेयरली यूज़ करते हैं अपनी स्पीच में, तो वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है. हमें चाहिए कि हम पहले उन वर्ब्स को यूज़ करें या सीखें. इर्रेगुलर की बात कर रहा हूँ कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म. हम इस तरीके से सीखें कि जो हम समझते हैं कि जिनके बारे में हमें बार बार ना करते हुए भी हमें वी कम अक्रॉस अगेन एंड अगेन, तो हम उनकी जो है ना प्रैक्टिस करें. रीड, रेड, रेड. ठीक है ना. या आप कह लें कि वेक,
awoke, awoken. Drink, drank, drunk. Teach, taught, taught. Learn, learned या learned भी होता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. Learned, ठीक हो गया ना. अब आप ये देखें कि good, better, best. Swim, swam, swum. Go, went, gone. Do, did, done. Has, had, had. अब ये देखें कि ये रोज़मर्रा के आपके जितने मॉड्यूल्स हैं आप इनको अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं. इसी तरीके से जो आप समझते हैं या समझती हैं कि यार ये भी मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी अपनी राइटिंग में, तो आप उनकी फॉर्म्स को एक किस्म का रटा लगा लें, सेंटेंस में यूज़ करने की आदत डालें, तो एक वक्त आएगा आपको ऑटोमेटिकली वो जहन में है. तो मैं भी जो वर्ब्स अक्सर यूज़ करता हूँ वो मुझे पता इसलिए होते हैं कि समहाउ कभी ना कभी हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए वो ज़बान पे ये माइंड में रहते हैं. अब कोई ऐसा एक वर्ब आ जाए जो कभी शायद सुना हो, कभी शायद, या कभी हाजत ही नहीं हुई इसको इस्तेमाल करने की, तो वो बंदा दोबारा रिसर्च कर लेता है. लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कभी ख़त्म तो नहीं ना होता. इवन नेटिव्स, ठीक है, sometimes they do research as well. It's not like it's only specific to the non-natives. ठीक हो गया. तो irregular verbs क्लियर है आपको, समझ आ गई. तो रेगुलर तो सीधे साधे हैं, शरीफ. इर्रेगुलर हैं थोड़े से बदमाश, पर वो उनकी बदमाशी आप निकाल सकते हैं जब आप थोड़े से उनको काइंड ऑफ प्रैक्टिस करें और देखें कि कौन से यार मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ या करता हूँ. सर की जो वो ग्रीन बुक है ना, उसके अंदर एक अच्छी चॉइस है वर्ड्स की. ओके, अगर किसी के पास वो बुक है तो वो ज़रा काइंडली मुझे दिखाएं. मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर वो कौन से सेलेक्टिव वर्ड्स हैं जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. ये देखें जी, इधर ही कहीं होंगे. हाँ, ये देखें, ये सर की ना ग्रीन बुक है, एम्पावर इंग्लिश स्किल्स. ठीक है, इसका पेज नंबर है 16. अब आप ये देखें कि इर्रेगुलर वर्ब्स के नीचे सर ने ना ये कुछ चोज़न वर्ड्स लिखे हैं. ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं. आप इनको भी अगर थॉरोली एक दफ़ा पढ़ लें, हैंडफुल नहीं है, ज़्यादा नहीं, आपके कितने हद तक वर्ड्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे. आपको समझ आ जाएगी कि यार अच्छा, कम, केम, कम, कैच, कोट, कोट, राइड, रोड, रिडन. अक्सर वर्ड्स इनमें से आप ऑलरेडी अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं. इनको आप थॉरोली पढ़ें, आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा. पीछे भी एक मुकम्मल लिस्ट है, उनको आप बेशक स्किप कर दो, उनमें कई वर्ड्स आप यूज़ ही नहीं करते. ये तो कम से कम पढ़ो ना, पेज नंबर 16 पे इर्रेगुलर वर्ब्स के नीचे वाले. ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए. ये बहुत अच्छी चॉइस भी है. डू आप करते हो, ड्रीम होती है, डील, आई हैड अ डील, यू नो, फाइंड, ड्राइव, ड्रिंक, फॉरगिव, फॉरगेट, गिव, ग्रो, हैव, हिट, हर्ट, कीप, नो, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, शूट, शो, शॉट, से. इट्स रियली नाइस कलेक्शन. मैं अपने तौर पे आपको सोच के बताऊं तो कोई 10, 15, 20 बड़ी बात है तो 30 बता दूंगा. ये तो देखिए ना कितनी अच्छी चॉइस है. आप खाली यही सारे के सारे रेगुलर वर्ब्स कर लो, 60 से 70% आपके ऑलरेडी मसले हल हैं. ठीक है ना. ये पेज नंबर 16 है ग्रीन बुक का. ये लो. तो अब आप लोग ये समझें कि बेस फॉर्म, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है. तो आप ज़रा ध्यान से सुने. ये जो बेस फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, ये प्रेजेंट टेंस
और जनरल फैक्ट्स, आम हकीकतें। दिस इज मतलब ही ईट्स, ही गोज़। तो प्रेजेंट टेंस और जनरल फैक्ट्स, जनरल फैक्ट्स और प्रेजेंट टेंस के लिए बेस फॉर्म को यूज़ किया जाता है। उसकी एग्जांपल है आपके पास, ईट हेल्दी फूड, ही गोज़, ही वॉक्स, शी ईट्स। इसमें सब्जेक्ट के बाद आप डायरेक्ट जो बेस फॉर्म, जिसको आप आम लैंग्वेज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इसके दरमियान में आप कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके आते, जैसे इज़, आर, एम, हैज़, हैव। उनका ताल्लुक ही नहीं है सिंपल प्रेजेंट से। व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। तो जितने भी फैक्ट्स या जनरल फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, आम हकीकतें, या आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसके अंदर आप मिसाल के तौर पे कोई डेली रूटीन या कोई डेली काम होता है अपने वक्त में, ठीक है ना, तो उसको आप बेस फॉर्म यूज़ करके एक्सप्लेन करेंगे। ही प्रेज 5 times a day, फजर time comes at so and so time, रोज़ा opens at so and so time। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ रोज़ा इज़ ओपनिंग, तो वो फिर उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ आ गई ना। तो जनरल फैक्ट्स या आम हकीकतें, जैसे एक बड़ी खूबसूरत बात थी, courtesy on the road demands no money, ठीक है ना। courtesy demands no money, इसको आम ज़बान में कर लें, ये एक जनरल फैक्ट है। courtesy demands no money, courtesy मतलब आपका नरम लहजा, सॉफ्ट बिहेवियर, डिमांड्स नो मनी, ये एक जनरल फैक्ट है। अदरवाइज़ आप किसी से पंगा लो, बदतमीज़ी करो, इट डिमांड्स मनी एंड मुक्का एज वेल। तो जनरल कर्टसी डिमांड्स नो मनी, जनरल फैक्ट हो गया ना आम। अब इसके अंदर मैंने कहा ऐसे कि कर्टसी इज़ डिमांडिंग, नो, कर्टसी डिमांड्स नो मनी, एक आम हकीकत है। आम हकीकत में और क्या है, एवोकाडो प्लेज ए वाइटल रोल इन योर डेली लाइफ, एक हकीकत है। एप्पल ग्रोज ऑन द ट्रीज, हकीकत है ये, ठीक है ना। आपने ये तो नहीं ना कहा कि एप्पल इज ग्रोइंग या एप्पल हैज़ ग्रोन समथिंग, ऐसा नहीं होता। समझा रही है ना। या ऐसा काम जो डेली रूटीन में आप करते हैं ना, उनको फ़कत सिंपल प्रेजेंट आपने यूज़ करके तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट की निशानी ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, या आम हकीकतें, ठीक है ना। ठीक हो गया ना। अब आप आते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। सिंपल पास्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये बेस फॉर्म, जिसको आप कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप जब बेस फॉर्म की बात करते हैं ना, कि सिंपल पास्ट, इसके अंदर टेक्निकली स्पीकिंग आप वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको आम ज़बान में अगर समझा जाए तो आप समझिए ज़रा इसको क्लियरली कि सिंपल पास्ट क्या होता है, कि दिस इज़ ए फिनिश्ड एक्शन, कि ये एक ख़त्म शुदा एक्शन है। आई वेंट, आई एट, आई स्लैप्ड, ये सारे ख़त्म शुदा एक्शन है कि फिनिश्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। ये एक यूज़
कि ये स्पेसिफिक टाइम शो करने के लिए माजी में यूज़ होते हैं। फॉर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट दैट इज़ ओवर, कि माजी में एक मखसूस वक्त के ऊपर कोई काम हुआ जो कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आई एट एन एप्पल येस्टरडे, या आप इस तरीके से कह लो आई एट एन एप्पल, ठीक हो गया। आप इस तरीके से भी कह लें आई एट एन एप्पल। तो ये आप मिसाल को देखें, कम से कम एक चीज़ तो क्लियर है ना, बेशक येस्टरडे हुआ या 10 साल पहले हुआ, काम तो मुकम्मल है ना। जो कार्रवाई डालनी थी या जो गेम डालनी थी वो तो मुकम्मल हो गई है ना। तो सिंपल पास्ट में ये होता है। तो सिंपल पास्ट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम कहते हैं सेकंड फॉर्म हमेशा हमने यूज़ करनी है। सिंपल पास्ट में, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल पास्ट में हमेशा हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। अब आप इधर सुने, तो जिस तरीके से आपने सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, जैसे इज़ आर एम, सिंपल पास्ट में भी जब आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। आई एम एट एन एप्पल, कुछ तुक बनती है, उसको तो मारने को दिल करता है। ये क्या बात है? आई वॉज एट एन एप्पल, आई हैड एट एन एप्पल, नो, गलत है। जब सिंपल पास्ट की बात है तो सब्जेक्ट के बाद इज़ सब्जेक्ट क्या होता है? नौमान, कोई नाम, लाहौर किसी जगह का नाम, या प्रोनाउन आई यू वी दे ही शी, कुछ भी प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट बनाते हैं। इनके बाद आपने डायरेक्ट वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको यूज़ करना होता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो ये आप बस कोई भी काम हुआ माजी में उसको बताने के लिए आप यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म में। तो आपने अगर बताना हो, कोई क्वेश्चन आपसे पूछे डिड यू डू योर होमवर्क, यस आई डिड, मैंने अपना काम किया, ठीक हो गया। अभी 5 मिनट पहले भी किया हो या कल किया हो या 2-3 दिन पहले भी किया हो उसके अंदर आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे और उसके अंदर आपने सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। और याद रखना है कि सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे खबीब है, हबीब है, या आई प्रोनाउन या हबीब एज अ नाउन सब्जेक्ट होता है, जो समझ आ रही है ना, उसके और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के दरमियान में कोई हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट में भी नहीं आता। तो आपके पास 2 टेंसेस हो गए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। इन दोनों में आप कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। बस डिफरेंस ये है कि सिंपल प्रेजेंट में बेस फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिंपल पास्ट में आपने सिंपल पास्ट वाली फॉर्म जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सब्जेक्ट के बाद ऐड करनी है। इनके दरमियान में कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। क्लियर है? अब आगे हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये समझना ज़रा। अब ये क्या बला होती है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अब ये ज़रा आपने समझना है कि ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसका यूज़ क्या होता है। अ पास्ट पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म है, ये भी वर्ब है, मतलब वर्ब की एक किस्म है। लाइक ईटन, गॉन, स्टडीड, थर्ड फॉर्म है ये। अब ये यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। क्या मकसद होता है कि ये प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट किस तरीके से बनाते हैं
कि ये असल में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो या होता है, उसको शो करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। समझ आ रही है? इसका मकसद क्या होता है कि इट टिपिकली इंडिकेट्स ए कंप्लीटेड एक्शन, कि एक काम मुकम्मल हुआ और ए पर्टिकुलर स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्शन, या एक एक्शन से, कोई भी काम से आपको एक ख़ास नतीजा मिला। ठीक हो गया? मोस्ट ऑफ द टाइम जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, इसका अक्सर ताल्लुक हैज़, हैव या हैड के साथ होता है। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कंप्लीट एक्शन शो हो रहा है कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है ना? इसके बाद है ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? कि जो नाउन की कोई खुसूसियत बयान करे, जैसे द ब्रोकन विंडो। ठीक है? द ब्रोकन विंडो, विंडो नाउन है ना, तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है ना? अब ब्रोकन वैसे तो देखे तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अगर टेंसेस की बात करेंगे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, तो ये हमेशा हैज़, हैव या हैड के बाद अक्सर औकात आपको नज़र आएंगे। समझ आ रही? तो थर्ड फॉर्म, जब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है या जिसको आप थर्ड फॉर्म कहते हैं, ये क्या शो करते हैं? कंप्लीटेड एक्शन। ठीक हो गया? वो बेशक माजी में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, पास्ट पार्टिसिपल का जो भी ताल्लुक है ये काम कंप्लीट होने से है। ठीक हो गया? तो होपफुली आपको समझ आई होगी। तो इसके अंदर मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आई हैव ईटन ऑलरेडी। ओके? या आपने अगर एप्पल की कोई एडजेक्टिव बतानी है, जैसे द ईटन एप्पल, द ईटन एप्पल। अब ये देखें कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, समटाइम्स ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। द ईटन एप्पल, एप्पल नाउन है, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। या जब आपने इसको टेंसेस में कोई ज़माना यूज़ करना हो, तो फिर हैज़, हैव प्रेजेंट में, पास्ट में, हैड के बाद। लेकिन जिस मर्ज़ी टेंस में यूज़ करें, मकसद इसका क्या है? कुछ ना कुछ कंप्लीशन, मुकम्मल शो करने का है। तो माजी में ही हैड गॉन, हैड आ जाएगा। प्रेजेंट में ही हैज़ गॉन। फ्यूचर में ही विल हैव, उसके अंदर हैव आएगा। फ्यूचर में भी हैव तो आना ही है, लेकिन उससे पहले सिर्फ विल आ जाएगा। ठीक हो गया? ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। तो इसको ना आपने ज़रा ध्यान करना। आई थिंक इतना वर्ब्स के ऊपर लेक्चर बहुत है, तो आपने बस ये याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जैसे गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये हमेशा हैज़, हैव या हैड या फ्यूचर में विल हैव के बाद आती है। इसका अक्सर ताल्लुक होता है। हाँ, वो जो होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके अंदर एक मुद्दत भी तो बयान होती है ना। ही विल हैव बिन वेटिंग फॉर मी,
नहीं, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा 9 बजे से, ठीक है ना। ही हैज़ बीन ईटिंग दिस सिंस 5 o'clock। तो ये इस तरीके से आपने याद रखना।